मंच को नमन करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ। काव्य पाठ का आदेश हुआ है, कुछ पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। जैसा कि आदरणीय दादा बता रहे थे कि 1 साल के बाद में सबने माइक पकड़ा है, तो कुछ आदतें भी थोड़ी सी अभ्यास में नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी कि जितना भी अच्छा हो सके मैं सुनाऊंगी आप सबको। आदरणीय अशोक सुंदरानी जी ने एक यहाँ पर व्यंजना जी जहाँ रांची के लोग संभाल लेंगे, आप एकदम शुरू। अब हमारे बड़े भाई हैं तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। आदरणीय भाभी जी बैठी हैं, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, इस देश में संचालकों की स्थिति बहुत खराब है। रांची देश में थोड़ा है, वो तो रांची वाले सब जानते हैं कहाँ है। रांची में देश है। जिन्हें घर में बोलने को नहीं मिलता, जिन्हें घर में बोलने को नहीं मिलता, उन्हें ही मंच का संचालन दिया जाता है। और आदरणीय अशोक सुंदरानी जी ने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत तालियां बजवाई। मैं घबरा रही थी कि इसके बाद में मेरा नंबर है तो ऐसा तो नहीं मुझे आप ठीक से ना सुने, क्योंकि वो आदत पड़ गई है जो तालियों की गड़गड़ाहट जब तक कानों में नहीं आती तब तक लगता है कोई सुन ही नहीं रहा। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया। मैं आपको कुछ बढ़िया पंक्तियां सुनाने की कोशिश करती हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुनिएगा। बहुत थे रंग जीवन में, बहुत थे रंग जीवन में, मगर भरना नहीं आया। बहुत थे रंग जीवन में, मगर भरना नहीं आया। हमें नाजुक पलों में फैसला करना नहीं आया। हमें नाजुक पलों में फैसला करना नहीं आया। कसम हम दोनों ने खाई थी जीने और मरने की। कसम हम दोनों ने खाई थी जीने और मरने की। तुम्हें जीना नहीं आया, हमें मरना नहीं कसम हम दोनों ने खाई थी जीने और मरने की। तुम्हें जीना नहीं आया, हमें मरना नहीं आया। नई अनजान राहों पर भी चलना सीख लेता है। नई अनजान राहों पर भी चलना सीख लेता है। कदम जब लड़खड़ा जाए संभलना सीख लेता है। कदम जब लड़खड़ा जाए संभलना सीख लेता है। मोहब्बत हो अगर दिल में तो सब आसान होता है। मोहब्बत हो अगर दिल में तो सब आसान होता है। पतंगा प्यार करता है तो जलना सीख
अब मैं उससे भी अच्छी पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ और आप तालियों का महोत्सव मैं देखना चाहती हूँ। अभी एक घटना बता रही हूँ अभी इसी मंच की। आदरणीय अतिथि महोदय अभी जब शॉल भेंट कर रहे थे तब आपने मुझे ऐसे दूर से शॉल दी जैसे लगता मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। और हमारी प्यारी बहन बेटी उसके कंधे पर शाल उड़ाई। वो तो आपने सबने देखा, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रही हूँ। नहीं, आप एकदम ठीक बोल रही हैं। वो दरअसल उनकी भी प्यारी बेटी ही थी, इसलिए उसको शॉल उड़ाया जा सकता। अब आप जो है उसकी तरफदारी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ये पंक्तियां आपके लिए भी है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। होली का माहौल है और ये श्रृंगार की शायद इससे अच्छी पंक्तियां मैंने नहीं लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। स्वागत है। सुनिए। विषधर लगे लिपटने, विषधर लगे लिपटने, चंदन का दोष क्या है। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाकर रेडी कर दिया, आप लोगों ने रेडी कर दिया। विषधर लगे लिपटने, चंदन का दोषी क्या है, चेहरा ही भेद खोले, दर्पण का दोषी क्या है, चेहरा ही भेद खोले, दर्पण का दोषी क्या है, विषधर लगे लिपटने, चंदन का दोषी क्या है, चेहरा ही भेद खोले, दर्पण का दोषी क्या है। जब रूप के कलश से अमृत लगे छलकने, क्या पोएट्री है। जब रूप के कलश से अमृत लगे छलकने, योगी लगे बहकने, यौवन का दोष क्या है। जब रूप के कलश से अमृत लगे छलकने, योगी लगे बहकने, यौवन का दोष क्या है। अच्छा, एक बात और है, आप देख सकते हैं मंच पर गंजना जी, आदरणीय बड़े दादा उधर ही बढ़ते चले जाते हैं। दादा इन पंक्तियों का यूपी के चीफ मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है। मुझे दो पंक्तियां याद आ गई और आपका डायरेक्शन देखिएगा। मुझे दो पंक्तियां याद आ गई। एक बहुत बड़े कवि थे संगी जी, उन्होंने लिखा था कि कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती। कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती। ये इनका दुर्भाग्य है, इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। जब रूप के कलश से अमृत लगे छलकने, योगी लगे बहकने, यौवन का दोष क्या है। निकलेगा दिन में सूरज तो शाम को ढलेगा, निकलेगा दिन में सूरज तो शाम को ढलेगा। सोचोगे दर्द जितना उतना ही दिल जलेगा, सोचोगे दर्द जितना उतना ही दिल जलेगा। फूलों के पास खुशबू कांटों के संग चुभन है, फूलों के पास
खुशबू कांटों के संग चुभन है, जिसके जो पास में है उससे वही मिलेगा। जिसके जो, और ये पंक्तियां इससे भी अच्छी है। दुनिया का गम जिगर में भरने भी नहीं देता, दुनिया का गम जिगर में भरने भी नहीं देता, ये दिल जो चाहता वो करने भी नहीं देता, ये दिल जो चाहता वो करने भी नहीं देता। मजबूर है मोहब्बत जालिम ये दर्द तेरा, मजबूर है मोहब्बत जालिम ये दर्द तेरा, जीने भी नहीं देता। नहीं देता। और ये जो मैं पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ बहुत ज्यादा समय में लेना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बड़े कवियों को सुनना है। मुझे आदरणीय जैसे ज्ञानचंद जी जैसे और ये दादा बैठे इनको भी मुझे सुनना है, इसलिए मैं बहुत समय न लेकर ये पंक्तियां और पढ़ती हूँ और एक छोटी सी बहुत छोटी सी रचना सुना करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। ये पंक्तियां आप सुनिएगा। इस सागर के दिल में डर है कहीं आग लग ना जाए, सागर के दिल में डर है कहीं आग लग ना जाए, संयम की देहरी पर कोई राग जग ना जाए, संयम की देहरी पर कोई राग जग ना जाए। बर्बादियां बहुत हैं पहले से जिंदगी में, बर्बादियां बहुत हैं पहले से जिंदगी में, बदनामियों का फिर से कोई दाग लग न जाए। बदनामियों का फिर से कोई दाग लग न जाए। और 4 बजे से मैंने कहा था कि 1 साल से हमारी नहीं हम लोगों ने छुआ है, तो मुझे 4 पंक्तियां बहुत अच्छी याद आ गई। अगर मैं उनको नहीं पढ़ती तो मुझे बाद में पछतावा होता। जो युवा पीढ़ी पीछे बैठी है, मैं इन्हें ये पंक्तियां सौंपना चाहती हूँ। बहुत ऊर्जावान युवा पीढ़ी, सुनिएगा। प्यासे को तसल्ली तो बस नीर से मिलती है, प्यासे को तसल्ली तो बस नीर से मिलती है, पर मुझको खुशी तेरी तस्वीर से मुझे आप लोगों से तो बिल्कुल शिकायत नहीं, मुझे तो इस मोहल्ले से शिकायत नहीं। ये मोहल्ला इतना शांत क्यों है? इस बार जरूर तालियां बजेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। प्यासे को तसल्ली तो बस नीर से मिलती है, पर मुझको खुशी तेरी तस्वीर से मिलती है, पर मुझको खुशी तेरी तस्वीर से मिलती है। यूं रूठ के जाने की तुम जिद न करो हमदम, यूं रूठ के जाने की तुम जिद न करो हमदम, यूं रूठ के जाने की तुम जिद न करो हमदम,
शाम मोहब्बत की तकदीर से मिलती है। आप देखना, ये पंक्तियां सुनना। जब दो चाहने वाले चाह कर भी मिल नहीं पाते हैं, मैंने कुछ कहने की कोशिश की, सुनिएगा। एक शाम मोहब्बत की तकदीर से मिलती है, ना तूने मुझे खोया ना मैंने तुझे पाया, ना तूने मुझे खोया ना मैंने तुझे पाया, ना मैंने तुझे पाया, ना तूने मुझे खोया। ये अपनी समस्या भी कश्मीर से मिलती है। शर्मा जी आने के लिए जा रहे हैं ना, कविता का असर नहीं है। मित्रों, ये थी डॉक्टर व्यंजना शुक्ल। आप अनिल कांत बख्शी से शुरू करते हैं और अशोक सुंदरानी से होते हुए व्यंजना तक हम पहुंचे हैं। श्रृंगार की इतनी बेबाक और खूबसूरत पंक्तियां, मुझे खुशी है। मैं स्वागत करता हूं हमारे कुछ मित्र नाटक के यहाँ आए हुए हैं। दीपक लोहरा जी, NSD के ट्रेन प्रशिक्षित ड्रामा डायरेक्टर, कई लोग हैं बैठे हैं, कमल बोस बैठे हैं, ये सुशील कुमार अंकन, रमण भाई, ये तमाम नाटकों की दुनिया के बड़े लोग हैं जो हमारे मित्र हैं। हम दुख सुख बांटते रहते हैं मिलजुल कर एक दूसरे से। मित्रों, बहुत अच्छी पंक्तियां। नौजवान दोस्तों, मेरे किसी मित्र शायर ने लिखा था कि तेरी चाहत की जुस्तजू भी है। सुनना, तेरी चाहत की जुस्तजू भी है और तू मेरे रूबरू भी है। तेरी चाहत की जुस्तजू भी है और तू मेरे रूबरू भी है। चाहता हूं कि दिल जला दूं मैं, पर ख्याल आया दिल में तू भी है। इतनी अच्छी पंक्तियों के बाद एक ऐसे आदमी को बुलाना है मुझे जो पिछले 1 साल से कोरोना काल का सबसे अभिशप्त व्यक्ति रहा। एक तो कोरोना हो जाने के बाद सर, हम तमाम कवियों की स्थिति बहुत संगीन रही। बाहर भाषण देने की आदत, हंसाने गुदगुदाने की आदत और घर में चुप्पी और खामोशी से जीने की कला में माहिर हम सब लोग कैद हो गए घर में। वहां बोल नहीं सकते, बाहर कहीं चिल्ला नहीं सकते निकल कर, क्योंकि पुलिस वाले पकड़ लेते थे। बड़ा तंत्र। ऐसे में भाई कृष्णकांत अग्निहोत्री काम शुरू हुआ। इनकी पत्नी एक बार आई सुबह इनसे कहा, जी मैं छत पर गई थी, मैंने देखा वर्मा जी अपने पत्नी को कितना प्यार करते हैं, आप कर सकते हैं? पत्नी ने कहा कि वर्मा जी अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हैं, आप कर सकते हैं? कृष्णकांत अग्निहोत्री बेचारे सीधे साधे कवि, उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वर्मा जी की पत्नी से पूछ लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऐसे ही दोनों पति पत्नी सिनेमा देख रहे थे। शाहरुख खान काजोल के साथ कोई प्रेम दृश्य कर रहे थे, चल रहा था प्रेम दृश्य। इनकी पत्नी ने कहा, देख रहे हो शाहरुख खान कितना सुंदर प्यार कर रहा है, शादी के 30 साल हो गए, तुमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा, शाहरुख खान प्यार करने के लिए 40 लाख रुपया ले चुका, तुम अपने पिताजी से 5 लाख दिलवा दो, इससे बढ़िया करके दिखाओ। मित्रों, मैं बड़े आदर और सम्मान से देश के सबसे बुजुर्ग कवि भाई कृष्णकांत अग्निहोत्री को इसलिए बुला रहा हूँ कि इस बार का आयोजन रांची के लोग इनके सम्मान में कर रहे हैं। अगर अगली बार ठीक रहे तो फिर इनके सम्मान में होगा, अगर उसके बाद भी ठीक रहे तो इनके सम्मान में होगा, और अगर नहीं ठीक रहे तो इनकी याद में होगा।
सभी को प्रणाम करता हूँ। संचालक जी को और प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। और मेरे बहुत ही जघन्य मित्रों में से हैं। मेरा पैर जब एक्सीडेंट हुआ तो टूट गया, तो विजय जी का फोन आया, बोले कौन? मैंने कहा ठीक है, विजय जी बोल रहा हूँ, सुना है एक्सीडेंट हो गया है। हमने कहा हाँ, एक टांग टूट गई। बोले एक ही टूटी। बड़ा स्नेह करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हो रही थी और श्रृंगार की तो अच्छी कविताएं। और पीछे वाले दोस्त इसके ऐसे उछक उछक के ऐसा लग रहा था कि ये सुन भी रहे और देख भी रहे। मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी श्रृंगार की कविताएं लिखता था, परंतु एक शेर मैंने जब सुना तो उसके बाद मैंने लिखना बंद कर दिया। इससे बढ़िया शेर कोई हो ही नहीं सकता श्रृंगार का, आज तक आपने भी नहीं सुना हो। यदि आप लोग आदेश करें तो वो शेर सुना दो। आदेश का मतलब होता है ताली। सही बता रहा हूं, इससे बढ़िया शेर आपने कभी नहीं सुना हो। इसकी वजह से मैंने श्रृंगार लिखना बंद कर दिया। सुनना भाई साहब, हम तो उनकी तिरछी नजरों पे मर मिटे। बढ़िया शेर, इससे बढ़िया शेर कोई नहीं। हम तो उनकी तिरछी नजरों पे मर मिटे, बाद में मालूम चला वो तिरछा ही देखते हैं। इससे बढ़िया शेर क्या? वैसे कहिए तो मैं आपको बताऊं कि मुझे मालूम चला था कि रांची के श्रोता, मुझे कविता लिखना आता नहीं, सभी लोग लिखते हैं, हम नहीं लिख पाते। हम अपना दुख दर्द सुनाने के लिए आए थे, परंतु अब बात आई है श्रृंगार की, तो जो मैं लिखा करता था, यदि आप लोग आदेश करें तो वो भी थोड़ी श्रृंगार की बात चल रही है, उसके बाद अपने ढंग से आ जाता हूँ। सुनना भाई साहब, ये श्रृंगार का परिणाम है। बड़ा ये है कि समय तो बताऊँ आपको, श्रृंगार की बात चल रही है, वो आप एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ श्रृंगार हो गया। अब प्रेमी प्रेमिका एक जगह हो गए तो क्या युद्ध कर रहे हैं? श्रृंगार कर। सुनिएगा, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ थी उजेली रात, प्रेमिका से यूं कह रहा था कि तुम्हारे मत भरे नयन, रस भरे अधर, उस पर ये खुला आसमान, वातावरण भी है सुनसान, जी चाहता है तुम्हें अंत में भर लो। प्रेमिका कुछ नहीं बोली। प्रेमी ने फिर कहा कि तुम्हारी तरासी हुई संग पर बड़ी मां है, धनुषाकार भाव में, ये मैंने 1980 में लिखी थी जब चिमटी नहीं चलती। धनुषाकार भाव में जी चाहता है तुम्हें अंत में भरकर बना दो छुई हुई। प्रेमिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रेमी झुंझला गया। क्रोध में बोला क्या तुम्हारे कानों पर बहरापन छा गया है? तो प्रेमिका की तुनक कर बोली, क्यों जी तुम्हारे हाथों पे लकवा मार गया। मैं बता रहा हूँ, हमारे यूपी में अब वो चुनाव होने जा रहे हैं, ग्राम सभा वगैरह के, तो आप बताएं, आप तो जानते ही हैं कि जो लोगों को, जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनको चुनाव चिन्ह दे देते हैं, किसी को कार दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, आते हैं हमारे लोग पास। तो बातचीत करते करते वो ऐसी हो जाता है कि आपसे कहेंगे पासवान साहब हम ही को वोट दीजिएगा, हम कार पे खड़े हैं। अच्छा, हम लोग ऐसे हैं कि हाथ में की करें, हम लोग मजाक भी कर देते हैं,
सुनेगा कैसे आया। एक आया, अग्निहोत्री जी नमस्कार, हम हवाई जहाज पे खड़े हैं। हमने कहा गिर जाओगे, बैठो। आप गिर जाएंगे, बैठो। तो दूसरा आया, अग्निहोत्री जी हम कार पे खड़े हैं। कार खड़े खाए, बैठो। पर एक आया, उससे हम नहीं कह सके कि तुम बैठो। और सही बता, नहीं कह पाए बैठो। तो वो तलवार को खड़ा, मैं तो आप अपना उत्तर मैं कब तक सही बता रहे, आप लोग की कसम भी खा सकते हैं। वैसे कसम खाने पर आप लोग ज्यादा जीवित रहे। सुनेगा, मेरा जो कष्ट है, मेरा जो दुख है, इतने अच्छे श्रोता मिलते हैं तो दुख दर्द बांटने का मन होता है। मेरा दुख है कि मेरी एक पत्नी है। आप तो ऐसे हंस रहे हैं, 10-15 रखते हैं। मेरी एक पत्नी है, उसकी एक बहन जी हैं। पहले लखनऊ में रहती थी, आजकल दिल्ली में रहती। कभी एक दिन अभी होली में आएंगी, वो एड्रेस भी बता ही दीजिए। नहीं एक दिन वो पिछली बार होली में आई थी, बोले जीजू क्या जमाना होता था पासवान साहब, हम जीजा। हमारी माँ जो है एक छोटा सा खजूरा लेके आई थी। बोले बेटा डरो, ये जीजू कीड़े। जब हमारी पत्नी की बहन जी बोली जीजू, तो हमें उस कीड़े में कोई अंतर नहीं। बोले जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है। मैं सच बताऊं, हमारे एक मित्र हैं जिनका एक तरफ का CFL गायब है, जिधर एक CFL गायब है। कार में बैठे हुए थे, उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी। मैं आपको बता दूं, केवल एक ही है जो आपको सहयोग करती, वो है पत्नी। प्रेमिका कभी सहयोग नहीं करेगी। हमेशा आप फोन करके देखो, बोले 250 रुपये बैलेंस डलवा। सच ही। तो जिधर का CFL गायब था, उधर अपनी पत्नी के साथ चले जा रहे थे। जिधर का CFL गायब था, अपनी पत्नी से पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी है तो ये नहीं कह सकती कि ऐसा है तो ऐसा है। उसने जो जवाब दिया वो आप सुनिएगा, उसको उस पत्नी के सम्मान में तालियां हो जाती। सुनिएगा उसका जवाब सुनिए। जिधर का CFL गायब था, उधर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी बोली, जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे ये भी दुकानें खुल जाएंगी। पत्नी की बहन बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। सुनिएगा, मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, आनंद लीजिएगा उसका। मेरी पत्नी की बहन जी बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली, अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। देख सकते हैं आप, कोई ठीक होने वाला हो। दोस्तों, मेरा दर्द है, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, वकालत करता हूँ। ऐसी चलती होगी तो आप जान ही नहीं। हमारे एक मित्र ने घर बनवाया था, 3 साल की प्रैक्टिस है, 3-4 साल की, और 3 करोड़ का मकान बनवाया। 3-4 साल की प्रैक्टिस तो अच्छा, हमारी नहीं चलती। तो जब वो गृह प्रवेश कराया तो उन्होंने मुझे बुलाया। हमारे यहाँ गृह प्रवेश में खाना ना खिलाया जाता है, पूरी कचौड़ी वगैरह सब खिलाई जाती है, पनीर की सब्जियाँ भी बनती हैं, सब कुछ होता है। खाना ना खाने के बाद वो बोले, कहने कि हमारा घर देख लो। तो हमने कहा दिखा दो।
तो उन्होंने बताया कि ये फाटक बनवाया, ये इसमें ये गैराज है, इसमें हम वो अपनी कार रखेंगे। उसके बाद ये बालकनी बनाई, इसमें बैठ करके आने जाने वालों को देखेंगे। मैंने कहा देखोगे क्या, ताकोगे। उसके बाद उन्होंने अपना बाथरूम लेटरिन दिखाई। सही था, अब उनका खाना खा चुके तो उनकी लेटरिन देखनी पड़ी। दूसरा नया और कुछ है सिर्फ। उसके बाद उन्होंने ये रूम दिखा दिया, तो उन्होंने ये हमारे बेडरूम के लिए बेडरूम कह गए। तो हमने कहा ये बेडरूम खराब रूम क्यों बनवाए, अच्छे रूम बनवाने चाहिए। वैसे देखा जाए तो रूम नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ दुर्घटना इसी में होती है। इसके बाद उन्होंने एक सुंदर सा, एक बहुत ही अच्छा एक पूजा घर बनवाया था। भगवान करे जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके घर में उतना अच्छा पूजा घर बने। रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र लगे थे, उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। तो मैंने पूछा कि रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर आपने नेताजी का चित्र लगा दिया। कहले आप मंत्री जी जानते नहीं, नंगा भगवान से बड़ा होता है। करता हूँ तो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, इसलिए ये नहीं कह देता हूँ कि आगे आने वाली पंक्ति बहुत जोरदार है। हम जानते हैं कि आप लोग समझदार हैं, ये कहने की जरूरत नहीं। तो नंगा भगवान से बड़ा होता है ये तो लोग कह देते हैं, परंतु आपसे पूछा जाए क्यों, तो शायद आप नहीं बता पाए। मैं बताने की शोध है कि नंगा क्यों भगवान से बड़ा होता है। यदि आप लोग तालियां बजा दें तो मैं आजकल जो नंगा है, सच मैं जो झूठ बोला हूँ बता, मैं सच बोलने की कोशिश करूँ। समझे, झूठ बोलना होता तो हम प्रधानमंत्री होते। मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सच बोला नहीं आ सकता, ये भी बता दूँ। आजकल जो नंगा है, भला है चंगा है, गलत कह रहा हूँ बताइए, नहीं जोरदार ताली। आजकल जो नंगा है, भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान। आजकल जो नंगा है, भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। 50 सड़क में नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा अशोक सुंदरानी भैया जा रहे हैं। आप बोलेंगे आप नहीं समझ पा रहे तो आप करके देखोगे ना, प्रैक्टिकल करो। आजकल जो नंगा है, भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई छोटी आंखों नहीं देखेगा। 50 सड़क में नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा। गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे। आधे रहने पे डरते थे, आधे रहने पे डरते थे। पूरे रहे होते तो 1947 के साथ। गांधी जी अर्धनग्न रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे। उनमें शौर्य था, देश था, उनके साथ पूरा देश था। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लाद करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लाद करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ये पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अपनी पंक्तियों को किसी के चरणों में नहीं रखता, परंतु मैं आज ये देख रहा हूँ कि प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, शायद उनके हृदय तक यहाँ तक पहुँच जाएगा और मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जिस तरह से नेता के लिए जूता लाद करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है।
यदि दुर्योधन मां गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ में मरा होता। यदि दुर्योधन मां गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। सच कहता हूं मेरे दोस्तों, हमने ईर्ष्या द्वेष घृणा के न जाने कितने कपड़े उड़ा रखे हैं, हम अपने भगवान के सामने भी नंगी नहीं हो पाते। मैंने एक नेताजी से पूछा कि आप नंगे कब हुए? वो बोले जिस दिन से नहीं था। पहन ओढ़ करके नेता हुआ होता तो विपक्ष उनको नंगा कर देता, अपन पहले से। हमने कहा नेताजी हमें भी नंगे होने की टेक्निक बताइए। ये यूपी की कविता है, झारखंड में सुनी जा रही है। हमें भी नंगे होने की टेक्निक बताइए। वो बोले अपने बॉस को गालियां देना शुरू करो, तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में नग्नता आ जाएगी। हमने कहा इसमें से सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। वो बोले तो फिर तुम सब्जी वाले से सब्जी उधार लेना शुरू करो, खाओ पियो मौज करो। जिस दिन वो सब्जी वाला तुम्हारे गिरेबान में हाथ बढ़ाएगा, तुम क्या तुम्हारा पूरा खानदान नंगा हो जाएगा? तुम क्या तुम्हारा पूरा खानदान नंगा हो जाएगा? हमने सब्जी वाले से कहा, सब्जी वाले भैया हमें सब्जी उधार तो हमें नंगा होना, मुझे सरल व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। मैंने सब्जी वाले से कहा, सब्जी वाले भैया, और इन पंक्तियों को सहेज लीजिएगा बस। मैंने कहा सब्जी वाले भैया हमें सब्जी उधार तो हमें नंगा होना है। वो बोला बाबूजी आप कहाँ खो गए, आप तो उधार मांगते नंगे हो गए। आप कहाँ खो गए? अरे आप तो उधार मांगते नंगे हो गए। अरे हमने कहा उधार मांगने से कोई नंगा होता है? उधार से तो हमारा पूरा देश चलता है। और इसी उधार की बदौलत जब हमारा देश चीन का उपनिवेश हो जाएगा, सच कहता हूं, ईमानदारी के साथ नंगा हो जाएगा। बहुत मित्रों, ये थे भाई कृष्णकांत अग्निहोत्री, कानपुर से आए। और आपने देखा व्यंग की धार इनके यहाँ एक अलग तरह की थी। नेताओं पर टिप्पणी कर रहे थे कविता में। वो नेताओं पर टिप्पणी नहीं कर रहे थे। मित्रों, कवि सम्मेलनों का उद्देश्य उपहास करना नहीं है, परिहास करना है। हम उनके चरित्र का जिक्र करते हैं, मनुष्य का नहीं। क्योंकि कहा गया है कि जो समकालीन राजनीति होती है वो हम आम लोगों, आम आदमियों के लिए डस्टबिन की तरह होती है। हम अपना सारा कूड़ा करकट उसमें डाल देते हैं और फिर खुद को ही देखते हैं। बहुत बहुत बधाई भाई, दीजिए एक बार जोरदार तालियां। ईश्वर करें उम्र लंबी हो। और मित्रों, आइए एक बार फिर से पूरा परिदृश्य बदलते हैं। मुझे याद आता है एक बार कलकत्ते में नागार्जुन जी बैठे हुए थे। पता नहीं आप सारे लोग नागार्जुन का नाम जानते हैं, एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। नागार्जुन बैठे थे, बुद्धिनाथ जी बैठे थे, वरिष्ठ गीतकार हिंदी के। उनसे नागार्जुन ने कहा कि इधर नया गीत कौन सा लिखा है। एक नया गीत पढ़कर गाकर सुना रहे थे। तब तक एक अन्य दूसरे कवि एक संग्रह लेकर दरवाजे भड़ाक से खोलते हुए अंदर आए और कहा, दादा क्या गीत सुन रहे हैं, जीवन में तरंग नहीं है, अब छंद कहाँ बचा है, इतना तनाव है। किसी कवि ने लिखा है कि गीत गल गए अब पथरीला सन्नाटा है, फूलों की पंखुड़ियां भी कांटा कांटा है, ऐसे में कैसे मैं मुट्ठी में जल भरूं, ऐसे में कैसे मैं मुट्ठी में जल भरूं, आग से न गुजरूं तो बोलूं मैं क्या करूं, आग से न गुजरूं तो बोलूं मैं क्या करूं। मित्रों, एक ऐसे माहौल में गीतों की दुनिया का एक बहुत ही प्यारा नाम पिछले 2 दशकों से हिंदी में जिनकी बड़ी चर्चा होती रही है, जिन पर कई शोध हो रहे हैं, जिनके गीतों के संग्रह बेंगलोर में अवस्थित स्थापित कई साउथ के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं, मैं उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर कुंवर बेचैन की इन पंक्तियों से आपको जोड़ता हुआ बुलाना चाहता हूं।
गीत स्पर्श है दोस्तों, गीत भाषा नहीं है। वो आपके एहसास को जगाकर गुजर जाएगा आपके बगल से। आप थोड़ा जागिएगा। कविताएं कान से सुन रहे थे आप, अब ध्यान से सुनने का वक्त आ गया है। भाई ज्ञानचंद वर्मा की कुंवर बेचैन ने लिखा था कि जितनी दूर अधर से हंसना, आप कल्पना करिए कि अधर से, होठों से हंसी की दूरी कितनी हो सकती है। जितनी दूर अधर से हंसना, जितनी दूर नयन से सपना, पिछुआ जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। उतनी दूर पिया तुम, उतनी दूर पिया तुम। गीतों का यह एहसास हमारे नौजवान दोस्त बैठे हैं, ये गीत जीते हैं। और वैसे ही स्थिति में मैं बुला रहा हूं भाई ज्ञानचंद वर्मा जी को। मित्रों, लगे उन्हें कि इतनी लंबी साउथ से फ्लाइट से आज उतरे हैं 3:30 बजे और आज 5, 5:30 बजे आपके सामने है ज्ञानचंद वर्मा जी। जोरदार तालियों से आप इन्हें बुलाएं और पंक्तियों पर जोरदार तालियां हम सबको गौरवान्वित करें। ज्ञानचंद वर्मा मैं मंच को नमन करता हूं और आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम निवेदित करता हूं। मित्रों, होली कुछ ही दिन शेष है। आज का प्रोग्राम भी होली के ऊपर रखा गया है। मैं होली की आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। होली रंगों का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, प्रेम की भाषा सिखाती है, प्रेम से जीना सिखाती है। मैं अपनी बात प्रेम से शुरू कर रहा हूँ। उस प्रेम से जिसे स्थापित करने के लिए द्वापर में भगवान ने स्वयं कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। क्या बात। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ रहा हूं। स्वागत है। नेह की रश्मियां दीपिका हो गई, क्या बात है। नेह की रश्मियां दीपिका हो गई, प्रीत की देवियां साधिका हो गई, प्रीत की देवियां साधिका हो गई। कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान में, कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान में डूब कर गोपियां राधिका। कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान में डूब कर गोपियां राधिका हो गई। एक 4 पंक्ति और देखिए। ओठ तेरे हिले हम तरंगित हुए, क्या बात है। होठ तेरे हिले हम तरंगित हुए, गीत फिर जन्म ले कर अचंभित हुए, गीत फिर जन्म ले कर अचंभित हुए। था अंधेरा बहुत जिंदगी में मगर, था अंधेरा बहुत जिंदगी में मगर, रोशनी में नहा कर सुगंध। एक 4 पंक्तियां मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो उस कोने में बैठे हुए हैं। आप लोग भी ले सकते हैं, बाकी लोग भी सुन सकते बाकी लोग भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। कभी बादल कभी झीलों के जैसा मन नहीं होता, कभी बादल कभी झीलों के जैसा मन नहीं होता,
बरसते प्रेम का पर्याय ये सावन नहीं होता। अगर सांसें तुम्हारी खुशबुओं से तर नहीं होती, अगर सांसें तुम्हारी खुशबुओं से तर नहीं होती, यहाँ जंगल बहुत होते मगर चंदन नहीं। और मित्रों, आज मैं कई रंग लेकर आपके सामने आया हूं। ये तो प्यार का रंग हो गया, अब मैं जिंदगी का रंग आपके सामने रखता हूं। स्वागत है। कि झील के पांव से पाजेब निकल जाएगी, सुनिए झील के पांव से पाजेब निकल जाएगी, धूप भी आगोश में ढल जाएगी, धूप भी पेड़ के आगोश में ढल जाएगी। कौन सी बात पे इतना गुमान है बोलो, जिंदगी बर्फ की मानिंद पिघल। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मित्रों, जिंदगी की ये सच्चाई तो है, लेकिन जिंदगी को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? मेरी पंक्तियां आजमा कर देखिएगा कि सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, दुश्मन से कभी हाथ मिला कर, सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, दुश्मन से कभी हाथ मिला कर तो देखिए। और हम मंदिर मस्जिद के इतना लड़ते हैं, उसका समाधान मैं देता हूँ कि सहरा में कोई फूल खिला कर तो देखिए, दुश्मन से कभी हाथ मिला कर तो देखिए। मंदिर की ना दरकार ना मस्जिद की जरूरत, मंदिर की ना दरकार ना मस्जिद की जरूरत, पानी किसी प्यासे को पिला कर दो, पानी किसी प्यासे को पिला कर तो देखिए। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, एक विश्वास का रंग भी होता है। मैं 4 पंक्तियां उस रंग के लिए लेकर आया हूं कि जब तक फूलों में खुशबू है, गुलशन बेजान नहीं होता, जब तक फूलों में खुशबू है, गुलशन बेजान नहीं होता, कुछ तेज हवा बह जाने से पैदा तूफान नहीं होता, अक्षत रोली घी के दीपक, आपका ध्यान चाहूंगा, अक्षत रोली घी के दीपक, सब चीख चीख कर कहते हैं, जब तक विश्वास अटल ना हो, जब तक विश्वास अटल ना हो, पत्थर भगवान नहीं होता। मित्रों, इन सारे रंगों के ऊपर एक रंग है, रोटी का रंग। इस रोटी के रंग की पहचान किसे है? उस गरीब को है जो अभी बाढ़ आया था, अभी बाढ़ आई थी
हमारे कुछ प्रांतों में, असम और बिहार में, और जब टीवी वाले दिखा रहे थे तो झोपड़ियों के अंदर पानी भरा था। मैंने देखा एक झोपड़ी के अंदर वो फोटोग्राफर लेके गया और कैमरे में दिखा रहा है कि उसकी माँ भीगे हुए अंगीठी में आग जलाने की कोशिश कर रही है और उसके 2 बच्चे रो रहे हैं। मुझे बहुत दर्द हुआ। उसने पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं, आग तो जल ही नहीं सकती। उसने कहा कि आग तो नहीं जलेगी, लेकिन मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को सांत्वना मिल जाएगी। और तब पंक्तियां ये उठा के लाया। मित्रों, गरीबी का रंग देखिए, मजबूरी का रंग देखिए कि चूल्हे को लांग पानी जो सीने पे चढ़ गया। पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा। चूल्हे को, कल्पना कीजिए, चूल्हे को लांग पानी जो सीने पे चढ़ गया, आंखों का पानी बाढ़ के पानी से लड़ गया। पहले से ही मजबूरियां कुछ कम तो नहीं थी, पहले से ही मजबूरियां कुछ कम तो नहीं थी। पानी में रोटियों का वजन और बढ़ गया, रोटियों का वजन और बढ़ गया। लेकिन मित्रों, अगर इन सारे रंगों के साथ देश की बात न हो, देश का रंग ना आपके सामने लाया जाए, तो मैं समझता हूं ये सारे रंग बेकार है। मैं 4 पंक्तियों के साथ देश का रंग आपके सामने रखता हूं। उन वीर जवानों के लिए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। होली का त्योहार है, 6 दिन बाद हम लोग खूब होली मनाएंगे, खूब रंग छिड़केंगे। हम में से बहुत से लोगों को याद भी नहीं होगा कि उस सीमा पर हमारे जवान -50 -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जब हमारा खून जल जाता है तो कैसे हमारी सुरक्षा करते हैं। उन पंक्तियों की होली कब मनती है, मैं 4 पंक्तियों में आपको देना चाहता हूं कि माने रंग देश के जतन का लगाया, माने रंग देश के जतन का लगाया, पापा के दुलारे ने वतन को सजाया। छोड़ सारे रंग के तरंग को, छोड़ सारे रंग के तरंग को, देश के सपूत ने तिरंगा लहराया। लेकिन तालियों की बारी तो अब है मित्रों कि छोड़ सारे रंग के तरंग को, देश के सपूत ने तिरंगा लहराया। और प्यास जब दुश्मनों के खून से बुझाई रे, तब समझो कि होली आई, होली आई रे। और मित्रों, मैं नेताओं पर आज के दिन बहुत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाँ, जब तिरंगे को छोड़कर लोग दुरंगा हो जाते हैं तब ये बात कहनी पड़ती है। और अभी इलेक्शन भी है। मैं 4 पंक्तियां कह के अपना एक छोटा गीत पढ़ के अपनी जगह लूंगा कि रंग जिनका नहीं हो देश के तिरंगे जैसा, उन्हें कोई रंग ना दो, कोई ना गुलाल दो। जात पात धर्म कर्म रूप रंग द्वेष भेष, बेसुरे हैं राग, ऐसे राग पे न ताल दो। और शर्म से गड़ी हो आंख, सूझे न जवाब कोई, आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ना सवाल दो। और स्वार्थ के लिए जो देश तोड़ने की बात करे, ऐसे देशद्रोहियों को देश से निकाल दो। मित्रों, समय बहुत कम है। हमारे बहुत वरिष्ठ गीतकार बैठे हुए हैं और मैं ज़्यादा समय, एक गीत छोटा सा पढ़ के, 3 बंद का गीत पढ़ के आपके सामने को, गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कि मैंने अधिकतर देखा है कि शादीशुदा लोगों को ये शिकायत रहती है कि अब पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाला प्यार नहीं रहा। मैं एक मंत्र देता हूँ आपको, ये मंत्र घर में जाके आप पढ़िएगा और मुझे विश्वास है कि पहले वाला प्यार आपको मिल जाएगा। पंक्तियां निवेदित है। जब से मैंने किया है तुम्हारा वर्ण, कोने में बैठे हुए लोगों को भी समर्पित है। जब से मैंने किया है तुम्हारा वर्ण,
प्यार का मैं समझने लगा व्याकरण। बहुत अच्छी। ये पंक्तियां जाके पढ़िएगा मित्रों। जब से मैंने किया है तुम्हारा वरण, प्यार का मैं समझने लगा व्याकरण। यूं न पिघला करो चांदनी की तरह, यूं न पिघला करो चांदनी की तरह। चांद का भी बिगड़ जाएगा आचरण, जब से मैंने किया है तुम्हारा वरण। और पंक्ति देखिए, सर्दियों की ठिठुरती हुई सुबह में गुनगुनी धूप सी तू सुहानी लगे। सर्दियों की ठिठुरती हुई सुबह में गुनगुनी धूप सी तू सुहानी लगे। गीत झीलों ने जो बादलों पे लिखा, तेरे होठों पे ठहरा वो पानी लगे। रच दिए प्रीत की कितनी चौपाइयाँ, रच दिए प्रीत की कितनी चौपाइयाँ। चूम कर पायलों ने तुम्हारे चरण, जब से मैंने किया है तुम्हारा वरण। और गीत का दूसरा बंद, देख सावन में मौसम की अंगड़ाइयाँ, देख सावन में मौसम की अंगड़ाइयाँ। कांप जाती है यादों की परछाइयाँ, डूब जाती है आँखों की दहलीज पर। जाने कितने समंदर की गहराइयाँ, जाने कितने समंदर की गहराइयाँ। इन हवाओं की सांसें ठहर जाएंगी, इन हवाओं की सांसें ठहर जाएंगी। न हटाया करो रूप से आवरण, जब से मैंने किया है तुम्हारा वरण। और गीत का अंतिम बन देता हूँ, मेरे शब्दों की तस्वीर बनती कहाँ, भाव बन के अगर तुम समाती नहीं। कंठ को सुर की पहचान होती नहीं, गीत बन के जो तुम गुनगुनाती नहीं। छप न जाए कहीं, छप न जाए कहीं कल के अखबार में, छप न जाए कहीं कल के अखबार में। छंद ने कर लिया गीत का अपहरण, छप न जाए कहीं कल के अखबार में। छंद ने कर लिया गीत का अपहरण, जब से मैंने किया है तुम्हारा वरण। प्यार का मैं समझने लगा व्याकरण, यूं न पिघला करो चांदनी की तरह। चांद का भी बिगड़ जाएगा आचरण, जब से मैंने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये थे भाई ज्ञानचंद वर्मा।
और जैसा गीत आपने सुना, इस तरह के गीत अमूमन कवि सम्मेलन के मंचों पर नहीं सुने। अद्भुत गीत, और क्या बिंब गीत में आ रहे थे। ऐसे गीत हमारे नौजवान दोस्तों तक पहुंचा, यही इस कार्यक्रम की सफलता है। मित्रों, इस तरह के कार्यक्रम रांची में ही आयोजित किए जाते हैं, जहां हंसी ठहाके भी सुने और खूबसूरत गीत भी सुने, जिंदगी से भी जुड़े। ज्ञानचंद मर्मज्ञ ने आपको जोड़ा, उनके सम्मान में पर जोरदार तालियां की बनती है। जनाब कपिल सिपाही ने अपनी गजल के शेरों में कहा था, शेरैन में, कि आज आए किसी दिन तू ऐसा भी नहीं लगता, आज आए किसी दिन तू ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन वो तेरा वादा झूठा भी नहीं लगता। आज आए किसी दिन तू ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन वो तेरा वादा झूठा भी नहीं लगता। बेचैन बहुत है दिल जब से तुम्हें देखा है, बेचैन बहुत है दिल जब से तुम्हें देखा है, कहने को कोई तुमसे रिश्ता भी नहीं लगता, कहने को कोई तुमसे, हमारी पंक्ति आगे है मित्रों की, कहने को कोई तुमसे रिश्ता भी नहीं लगता। मिलता है सुकून मुझको मेरे यार के कूचे में, कूचा माने गली, मिलता है सुकून मुझको मेरे यार के कूचे में, हर रोज वहां जाना अच्छा भी नहीं। ज्ञानचंद मर्मज्ञ ने जीवन की इस गहराई से आपको जोड़ा, इसके लिए मैं आप सब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आइए अब इस परिदृश्य को बदलते हैं, एक बार फिर चलते हैं ठहाकों की दुनिया। एक लगभग अंधा आदमी आपके सामने थोड़ी देर में अवतरित होने वाला है, जिसे हमने योगी जी के पड़ोस से बुलवाया है। नेताओं पर बहुत सारी बातें करते गए भाई, और माँ पर तो इतना बढ़िया उन्होंने वो बाढ़ में माँ चले हुए भीगे हुए क्या बिंब गीतों में लेकर आए भाई मर्मज्ञ। मैं आपको बहुत बहुत श्रद्धा निवेदित करता हूँ हम सब की तरफ से इतने अच्छे गीत के लिए। मित्रों, मुझे याद आती है माँ के संदर्भ में पंक्तियाँ, दो पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहूँगा। मैं खुश हूँ कि हमारे बीच मैथिली और हिंदी की बहुत अच्छी कवियत्री नंदिनी पाठक जी बैठी हैं, भाई मिथिलेश जी बैठे हैं जो विधानसभा की पत्रिका उड़ान के संपादक हुआ करते हैं और हम सबों को छापते रहते हैं पत्रिका में, वो यहाँ हाजिर हैं। माँ से संदर्भित मैं दो तीन पंक्तियों से जोड़ता हूँ आपको कि पूरी कर सकते हैं बीबी की सभी फरमाइश। मैं नौजवान दोस्तों से खास तौर पर मुखातिब हूँ, पूरी कर सकते हैं बीबी की सभी फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। माँ कहती है दोस्तों, अगर कलेजे में लग जाए बात तो माँ के लिए जोरदार तालियां बजाना, और कहीं अगर आंखें अभी हैं और अगर कहीं आंखें भीगने लगे माँ को याद करके तो भीग जाने देना, उनके प्रति आपका श्रद्धा निवेदित हो जाएगा कि पूरी कर सकते हैं बीबी की सभी फरमाइशें और बूढ़ी माँ का चश्मा नहीं बनवा सके। माँ कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छे शगुन अच्छे मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा पहनकर तेरी सूरत देख मैं फिर एक बार ज्ञानचंद मर्मज्ञ को आप सब की तरफ विशेष तौर पर श्रद्धा निवेदित करता हूँ। और दोस्तों, अब आइए, नेताओं के बारे में कह रहे थे भाई ज्ञान भाई, नेताओं के बारे में रांची में और खास तौर पर आपका यह जो भाई है कुमार बर्जन, मैंने आज तक कभी एक शब्द नहीं लिखा उनके बारे में। मुझे नहीं लगता कि नेता भी कविता का विषय हो सकता है, नहीं लगता। दो पंक्तियां किसी कवि की है कि भीड़ में एक नेता खो गया है, भीड़ में एक नेता खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। भीड़ में एक नेता खो गया है, आदमी तो नहीं हो गया है। दोस्तों, नेताओं के बारे में इसीलिए हम कुछ नहीं करते और हम आदर और सम्मान के साथ भाई राजेंद्र पंडित जी को मंच देना चाहेंगे। योगी जी के शहर से आए हैं, जहां प्रेम करने वालों पर प्रेम को रोकने वाले डंडे बरसाते हैं
करने वालों पर पुलिस वाले बरसाते हैं। बड़ी सांसत में है वहां के लोग भाई। हमने कहा फिर हमको बुलाते बुलाते मरमत जी की तारीफ ना करते हैं। हम 3 बार उतरे, 3 बार बैठ के घसीट के ताली बजा दीजिए, बहुत बढ़िया कवि है। कोई नहीं है, आपने पता नहीं इसने क्यों मंगवाया जब हम ही को बुलाया था। बहुत बढ़िया मरमत जी सुना रहे थे। हम ऐसा नहीं करेंगे, सुनाने को सुना सकते हैं, हम भी उद्वेलित सामन आकांक्षित जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर लेकिन दिग्भ्रमित सा। आपको मालूम है कि आप प्राण देने नहीं आए और मौज लेने आए, तो मजा आएगी कि ताली बजा दीजिए। ये सब राष्ट्र कवि हैं, हम धन्य राष्ट्र कवि हैं। हमको दिखता नहीं है। आज तो नगम जी इतना बढ़िया पढ़ रहे थे, मजा आ गया कसम से, बहुत बढ़िया। यही असली कविता यही है कि हम जो कर रहे हैं एक्चुअली नौटंकी है। जो हम कर रहे हैं नौटंकी है, कविता यही है। एक आज तो शब्द समझ में आ रहे थे। एक बार एक सम्मेलन में हम गए, एक कवि महोदय आए वहां, उन्होंने एक कविता सुनाई, उसका अर्थ तो छोड़ दीजिए आप, शब्द नहीं समझ में आया। उन्होंने जो सुनाया तो उन कवि महोदय ने, उन्होंने कहा काशिष्टिका की पुष्टिका में पुष्टिका निर्दिष्टिका है, जो पुष्टिका से पुष्टिका निकृष्टिका। है कोई धर्मिष्ठिका जो पुष्टिका से लुष्टिका में कहले बहुत सरल है इसका। कहने लगा आराम बताइए, आराम अपना अपने आप समझ जाएंगे। हमने कहा बताइए। बोले काशिष्टिका की पुष्टिका में, काशी के कुएं में। समझिए आप। बोले काशिष्टिका की पुष्टिका में, काशी के कुएं में ममलुष्टिका गिरगिष्टिका, मेरा लोटा गिर गया। महाकवि बाण वो हमारे साथ पढ़ते थे। पढ़ते थे का मतलब ये ना समझिए स्कूल में पढ़ते थे, मंचों पे पढ़ते थे। काशिष्टिका की पुस्तिका में बोले काशी के, वो कवि महोदय आपसे बता रहे हैं, बोले काशिष्टिका की पुस्तिका में काशी के कुएं में ममलुष्टिका गिरगिष्टिका, मेरा लोटा गिर गया। है कोई धर्मिष्टिका, कोई धर्मात्मा है जो पुष्टिका से लुष्टिका निकृष्टिका। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है ना। हमें मालूम है आप दिमाग लगाने के लिए कविता नहीं सुन रहे हो। अगर दिमाग लगाना हो तो जाके गणित के सवाल लगाइए घर में, बस मौज लीजिए। असल में होता यह है कि सरकार सब काम अच्छे करती, कोई सरकार कोई काम खराब नहीं करती, वो उसका इम्प्लीमेंट कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। दादा इम्प्लीमेंट जब होता है वो गड़बड़ हो जाता है। अब सरकार का कितना अच्छा अभियान है, स्वच्छता अभियान, लोगों के यहाँ शौचालय बना रही है,
पैसा दे रही है। हमारे भैया है, बाबू है उसमें नगर पंचायत में, तो उनको एक टार्च दे दिया है सरकार ने, और उनको सवेरे जाना पड़ता है, कोई खेतों में शौच के लिए तो नहीं जाना, और फिर उसकी लिस्ट बनाते हैं और सरकार को देते हैं कि भाई इनके यहाँ शौचालय नहीं, इनको शौचालय दे दो, उनको शौचालय मिल जाता है। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे भैया को सब लोग शौचालय वाले पंडित जी कहने लगे। एक तो पंडित जी, ऊपर से शौचालय वाले। तो सवाल ये है कि पुलिस को दे दिया गया ये काम कि कोई बाहर शौच के लिए ना जाए। काम तो बढ़िया था, लेकिन पुलिस इंप्लीमेंट करेगी तो वो अपने ढंग से करेगी। पुलिस सब जगह की एक जैसी होती है। एक जुम्मन चाचा है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो अपने खेत में गए होंगे सुबह लोटा लेके, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उनका लड़का हमारे पास आया, बोला अंकल जी हमारे पिताजी को पुलिस ने पकड़ लिया, छुड़ा दो चल के। तो हम देखा चलो, चूंकि प्रेस में है तो पुलिस हमारी बात थोड़ा मान लेती है, तो हम गए उनको छुड़वाने के लिए। अब देखिए क्या हुआ, मजा लीजिएगा। मैंने पूछा चाचा बताओ थाने कैसे आए। देखिए विषय कोई खराब नहीं होता, अगर बात कहने का तरीका हो तो खराब विषय भी बढ़िया होगा। ये कविता का विषय नहीं है, लेकिन आप अपने बढ़िया श्रोता, मैं कसम से कह रहा हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं शुरू से देख रहा हूँ ना, कब समझ जो पंक्ति ताली वाली है आप उसमें ताली बजा रहे हैं। और धन्य है आप दादा कुमार बैजन जी कि ऐसा श्रोताओं को ट्रेंड किया, और आपने ऐसा कवि ट्रेंड किया जो हमारे यूपी का बड़ा चर्चित कवि और बड़ा बहुत सम्मानित कवि। जोरदार ताली बैजन जी के लिए बजाइए। और सुनिए, देखिएगा कि तरीके से बात करिए। जुम्मन चाचा को पुलिस ने थाने में पकड़ लिया, और उनका जुर्म ये था कि सुबह अपने खेत चले गए थे लोटा लेके। आनंद लीजिएगा कविता में। मैंने पूछा चाचा बताओ थाने कैसे आए। मैंने पूछा चाचा बताओ थाने कैसे आए। हवालात से जुम्मन चाचा बड़ी जोर चिल्लाए। हवालात से जुम्मन चाचा बड़ी जोर चिल्लाए। गवर्नमेंट, अब देखिएगा शब्दों का मजा लीजिएगा। हवालात से जुम्मन चाचा बड़ी जोर चिल्लाए। गवर्नमेंट हो गई हमारी बहरी गूंगी अंधी। गवर्नमेंट हो गई हमारी बहरी गूंगी अंधी। भोजन के बिलों पर बोलो ये कैसी पाबंदी। गवर्नमेंट हो गई हमारी बहरी गूंगी अंधी। भोजन के बिलों पर बोलो ये कैसी पाबंदी। खाया अपना खेत हमारा। अब बताइए इसमें कोई जुर्म वाली बात है? और पुलिस पकड़ के ले गई। खाया अपना खेत हमारा और स्वयं का लोटा। कोई चीज खाने के लायक नहीं। खाया अपना खेत हमारा और स्वयं का लोटा। सुबह सुबह जैसे ही पहुंचा था मैं बांध लखोटा। 4 सिपाही सहित दरोगा जी ने छापा मारा। 4 सिपाही सहित दरोगा जी ने, और देखिएगा नंदालाल रांची से अच्छे ढंग से इस बात को कोई समझ नहीं सकता, सुनिएगा। खाया अपना खेत हमारा और स्वयं का लोटा। सुबह सुबह जैसे ही पहुंचा था मैं बांध में गोटा। 4 सिपाही सहित दरोगा जी ने छापा मारा। नीरव मोदी वाला गुस्सा मुझ पर खूब उतारा। यहाँ निपटना जुर्म हो गया, जुर्म नहीं खाने में। इस सरकार का कहना है कि खाओ चाहे जितना, लेकिन रुको नहीं, खाओ और निकल लो। मतलब खाओ यहाँ, निपटो कहीं और जाए। यहाँ निपटना जुर्म हो गया, जुर्म नहीं खाने में। यहाँ निपटना जुर्म हो गया, जुर्म नहीं खाने में। आधा काम खेत में निपटा था, आधा थाने में। ये है, एक कविता जल्दी से पढ़ लें, बहुत मजा आ जाएगा आपको। अपना जो सबसे अच्छा लिखा, चूंकि आप वास्तव में सबसे अच्छे श्रोता हैं देश के, एक बार अपने सम्मान में ताली बजा दीजिए। मजा आ रहा है, बहुत आ रहा है, तो घसीट के ताली बजाइए। असल में जो कुर्सियां खाली हो गई उनके हिस्से की भी आपको बजानी, वरना सुंदरानी जी
तो सुनिएगा, एक बार मैं कभी गड्ढे में गिर गया हूँ, मेरी सबसे अच्छी कविता है और आप वास्तव में सबसे अच्छे श्रोता हैं, इसलिए कविता गाली बजा दीजिए सुनाने जा रहा। एक रात में एक कवि सम्मेलन से वापस आ रहा था, अपनी नवीनतम कविता की पंक्तियां गुनगुना रहा था। इतने में पता नहीं कहां से बीच में गड्ढा आ गया, बिना पैसे के ही हमें हवाई सफर करा गया। अब देखिए गड्ढे में गिर कैसे रहा हूं, बिना पैसे के ही हमें हवाई सफर करा गया। गीता के कृष्ण की तरह हास्य में पहली बार इस तरह का प्रयोग हुआ। गीता में अर्जुन ने कहा कि हम कैसे माने, ये हमारे चाचा हैं, ये भाई हैं, ये इनको हम कैसे गुरु हैं, इनको कैसे हम माने। तो कृष्ण ने कहा जो कुछ है सृष्टि में सब मैं, यही तो कहा गीता। अब इस बात को हास्यरंग में अगर ठीक से प्रयोग हो गया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा, और आशीर्वाद का मतलब ये नहीं आप वहां से कह दो खुश रहो। कभी सम्मेलन में आशीर्वाद का मतलब ताली होता है। सुनिएगा, गीता के कृष्ण की तरह गड्ढे में मैं गिर रहा हूं। गीता, अब तरीके से बात है, गीता के कृष्ण की तरह पायलट भी मैं गड्ढे में गिर रहा हूं। गीता के कृष्ण की तरह पायलट भी मैं, एयर होस्टेस भी मैं, सवारी भी मैं, और हवाई जहाज भी मैं ही हो गया। गीता के कृष्ण की तरह पायलट भी मैं, एयर होस्टेस भी मैं, सवारी भी मैं, और हवाई जहाज भी मैं ही हो गया। चंद सेकंड की उड़ान के बाद 50 फीट नीचे लैंड हो गया। इतनी जबरदस्त पावर ब्रेक शायद ही किसी ने मारी हो जितनी मुझसे मर गई। खटाक से ले जाके इससे तेज पावर ब्रेक क्या हो सकती? इतनी जबरदस्त पावर ब्रेक शायद ही किसी ने मारी हो जितनी मुझसे मर गई। हाय रे मेरी कमजोर आंखें, आज फिर अपना काम कर गई। मैं जनता की तरह चिल्लाता रहा। व्यंग पकड़िएगा, गड्ढे में मैं गिर गया हूं, रात का 2 बजा है, और व्यंग पकड़िएगा, आपसे बढ़िया कोई सोचा नहीं सुनिएगा। मैं गड्ढे में पड़ा हूं, मैं जनता की तरह चिल्लाता रहा, लोग संसद की तरह सोते रहे। मैं जनता की तरह चिल्लाता रहा, लोग संसद की तरह सोते रहे। कभी हम स्ट्रीट लाइट पे, कभी अपनी आंखों में रोते रहे। जीवन में पहली बार मोबाइल सही वक्त पर काम आया। मैंने सहायता के लिए पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। जेब में मोबाइल पड़ा था, रात के 2 बजे थे, गड्ढे में गिर गए थे, तो कौन बचाएगा, पुलिस को हमने फोन कर दिया। अब कविता शुरू हो रही है, अब मजा लीजिए कविता। बढ़िया, पुलिस का एटीट्यूड क्या है आम आदमी के प्रति हमारे उत्तर प्रदेश में। झारखंड का आप जानो, मैच कर लेगा, ऐसे निकलेगा। सुनिएगा, मैंने सहायता के लिए रात का 2 बजे पुलिस का नंबर मिलाया, गड्ढे में पड़ा हूं। मैंने सहायता के लिए पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। उधर से नींद में पुलिस वाला बोला, कौन है बे? सीधे बे कहा तो उसमें बे भी नहीं था। वो तो इतना छाना है तब बे निकल के आया। उसने जो कहा, कमाल करेंगे राजे, उसने जो कहा तो वो यहाँ से कहा नहीं जा सकता, समझ आप भी रहे क्या कहा। उधर से नींद में उनकी अल्फाबेट बे से शुरू होती, अलिफ नहीं है, सीधे बे। उधर से नींद में पुलिस वाला बोला, कौन है बे? मैंने कहा राजेंद्र पंडित, छोटा मोटा कवि। पुलिस वाला बोला, कवि हो तो फिर क्या पुलिस को कविता सुनाओ? पुलिस के ये दिन आ गए कविता सुनी, जैसे कविता सुनना कोई खराब बात हो। बोला पुलिस के ये दिन आ गए कविता सुनेगी। मैंने कहा कविता नहीं सुनाऊंगा, समस्या गंभीर है। मैंने कहा कविता नहीं सुनाऊंगा, समस्या गंभीर है। इस समय 60 फीट नीचे शरीर है। और वही बात पकड़िएगा, मैंने कहा कविता नहीं सुनाऊंगा, समस्या गंभीर है। इस समय 60 फुट नीचे शरीर है। उसने पूछा आत्मा?
पुलिस एक्शन भी तभी लेती है वो जान ले कि बुलाने वाला रंजना शुक्ला है या राजेंद्र पंडित है। ये हमारे यहाँ पुलिस का कैरेक्टर है। पुलिस वाला और हम बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहा। पुलिस वाला बोला पूरा बच्चे शार्ट में बताओ मेल हो या फीमेल। मैंने कहा आपको आवाज से क्या लगता है? पुलिस वाला बोला आवाज से कोई कैसे बता सकता है? मायावती जी की आवाज से उनके फीमेल होने का पता चलता है। मैंने कहा आपको आवाज से क्या लगता है? पुलिस वाला बोला आवाज से कोई कैसे बता सकता है? मायावती जी की आवाज से उनके फीमेल होने का पता चलता है। मैंने कहा मजाक मत करो, जल्दी आओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूं, ऊपर उठाओ। पुलिस वाला बोला आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। ये पुलिस वाला बोला आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। किसी खुली जगह में आकर समस्या बताइए। आप बताइए गड्ढे में गिर गया, कह रहा खुली जगह में आकर समस्या बताओ। अगर खुली जगह में चले जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने कहा गड्ढे में गिर गया हूं, बोला तो फिर गड्ढे से निकल आइए। उसने नए सिरे से बात शुरू की, बोला फिलहाल आप कहां से बोल रहे हैं? वो ये प्रदर्शन कर रहा था जैसे आवाज नहीं आ रही। अब हमें गुस्सा आ रहा था, 60 फीट नीचे गड्ढे में पड़े थे, दम घुट रहा था, गुस्सा आ रहा था। पुलिस वाला बोला फिलहाल आप कहां से बोल रहे हैं? मैंने कहा मुंह से। व्यंग समाजिएगा सामान्य वाला दादा। क्या बात है? पुलिस वाला बोला फिलहाल आप कहां से बोल रहे हैं? मैंने कहा मुंह से। बोला मुंह कहां है? मैंने कहा गड्ढे में। पुलिस वाला बोला आप कहां से बोल रहे हैं? मैंने कहा मुंह से। बोला मुंह कहां है? मैंने कहा गड्ढे में। उसने पूछा गड्ढा? मैंने कहा महात्मा गांधी मार्ग। उसने पूछा गड्ढा? मैंने कहा महात्मा गांधी मार्ग में। बोला तो फिर गड्ढे से निकल आइए, बाहर आकर समस्या बताइए। बार-बार कह रहा गड्ढे से निकल आइए, बाहर आकर समस्या बताइए। हम समझ गए कि गड्ढे को छोटा समझ रहा है। असल में हमारे यहाँ यूपी में 8वीं पास भर्ती हो जाते हैं, फिर जनता को भत्ता बनाते हैं। तो उस पुलिस को हम समझा रहे हैं गड्ढा छोटा नहीं पड़ा है, लेकिन 8वीं पास पुलिस वाले को कैसे बताएं? बार-बार कहने गड्ढे में गिर गए, कह रहा गड्ढे से निकल आइए। उसको बता रहे गड्ढा छोटा नहीं पड़ा है, निकल नहीं पाएंगे। कैसे बता रहे? बोला गड्ढे से निकल आइए, बाहर आकर समस्या बताइए। मैंने कहा गड्ढा नहीं, गड्ढा। बोला बाप रे इतना बड़ा। अब उसकी समझ में आया कि गड्ढा बड़ा। अब देखिए पुलिस कैसे पेश आती है, सुनिएगा मजा आ जाएगा कविता में। पुलिस वाला बोला बाप रे इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा। बचाने नहीं आ रहा, हम ही को डांटा। बोला इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा। अरे कभी तो अकल से काम लिया करो। बोला कभी तो अकल से काम लिया करो, जब नहीं हजम होती है तो मत पिया करो। बोला कभी तो अकल से काम लिया करो, जब नहीं हजम होती है तो मत पिया करो। मैंने कहा मैं पीता नहीं हूं। बोला तो फिर क्या सूरदास हो? बोला क्या अंधे हो? अच्छा अंधा नहीं हूं, थोड़ा थोड़ा दिखता है तो झूठ तो बोलते नहीं। बोला तो फिर क्या सूरदास हो? मैंने कहा पूरी तरह से नहीं हूं। अब पुलिस का व्यंग देखिएगा। पुलिस वाला बोला तो फिर क्या सूरदास हो? मैंने कहा पूरी तरह से नहीं हूं। पुलिस वाला बोला तो फिर क्या बीच में हो? उसका बीच बड़ा खतरनाक था। पुलिस वाला बोला तो फिर क्या बीच में हो? बीच में हो तो मेरी खोपड़ी मत खाओ, अपनी बिरादरी वालों को बुलाओ। वो कुछ और समझ रहा। पुलिस वाला बोला बीच में हो तो मेरी खोपड़ी मत खाओ, अपनी बिरादरी वालों को बुलाओ। मैंने कहा इसीलिए आपका नंबर मिला है। मैंने कहा इसीलिए आपका नंबर मिलाया है, क्योंकि मुसीबत में भाई ही भाई के काम आया है। मैंने कहा मैंने सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं। बात कहता जा रहा हूँ, आनंद भी लीजिए और व्यंग भी पकड़िए। सुनिएगा मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा कानून के हाथ लंबे होते हैं, कृपा करके उन हाथों को इस गड्ढे में लटकाओ।
बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, आप भी सुनते होंगे, कानून के हाथ लंबे होते। सुनते हैं कि नहीं आप? कानून के हाथ लंबे होते, गड्ढे में गिर गए थे, लंबी चीज चाहिए थी। लॉजिक है बात। मैंने कहा, मैंने सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं, कृपा करके उन हाथों को इस गड्ढे में लटकाओ, कृपा करके उन हाथों को इस गड्ढे में लटकाओ, मुझे ऊपर उठाओ। पुलिस वाला बोला आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, कैसे समझिएगा? मैंने कहा उन हाथों को इस गड्ढे में लटकाओ, पुलिस वाला बोला आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैंने कहा उन हाथों को इस गड्ढे में लटकाओ, मुझे ऊपर उठाओ, मुझे ऊपर उठाओ, पुलिस वाला बोला आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण कानून तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही। ये जो नेटवर्क है, जो पुलिस चौकी से शुरू होके और कोर्ट तक, ये आम आदमी की बात को कानून तक नहीं पहुंचने देता। ये कहने का प्रयास है। ताली बजाइए, हम आगे